largest and the most impactful learning producing platform that वल्ला। तो मेरे सारे प्यारे मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सही से सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। सुनील भी अलग ही ओपी हो गए हैं, बिना माइक लगाए क्लास चालू कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार भारत माता की जय लिख दीजिए। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि यहां पर मैंने माइक क्यों नहीं लगाया था, है ना। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा मैंने माइक क्यों नहीं लगाया था। पॉइंट ये है दोस्तों, मैं पहनकर जो है ना टी शर्ट, वो दूसरी टी शर्ट पहन के आया था और उसके ऊपर मुझे ये जैकेट पहनना था, है ना। पर पता नहीं ये जैकेट कैसे, ये जैकेट यहां से पूरा फट गया। तो क्लास स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले मैंने स्टूडियो वाले भाई की टी शर्ट पहन ली, शर्ट्स को हमने चेंज किया, तो उस वजह से माइक जो है हट गया। अब आपको ये बताना कितना रिलेवेंट है वो मैं बताता हूं। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे सामने ही होता है, बस हमें दिखता नहीं है। मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था कि अब मैं टी शर्ट बाहर लेने जाऊं, बाहर जाके रोऊं कि यार मुझे टी शर्ट दो, टी शर्ट दो। सामने बंदा बैठा है, मैंने कहा भाई आप मेरी टी शर्ट पहन लो, अपनी टी शर्ट मुझे दे दो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हमने कर दिया, एक्सचेंज कर दिया टी शर्ट्स को, है ना। चलिए क्या बात है। तो इसी प्रकार से हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हमारे सामने ही होते हैं, हमें दिखते नहीं है ना। और इसे हमारे बड़े बूढ़े इस तरीके से भी बताते हैं कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। तो ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो आज यहां पर बात करेंगे बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आपको बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ में आएगी। आपकी 11th और 12th क्लास का बेस मैं आज बना दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए भैया फिर चालू करते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर अभी तक आपने मेरी इस फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। अब हमारी जो फैमिली है 61K प्लस स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के बच्चे हैं। 61,000 से ऊपर बच्चे सिर्फ 10th क्लास के, 11-12 का ग्रुप अलग है, सिर्फ 10th के बच्चे 61,000 से ऊपर हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ही का परिवार है आपके भैया के साथ, है ना। आप, आपके भैया, सुनील भैया और बाकी आपके प्यारे भाई बहन सब यहां पर हैं। ऑलराइट, तो आज हम क्या पढ़ेंगे सुनील भाई? बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। बहुत मजा आएगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे, आपको लगेगा कि अब ये चैप्टर आपके लिए अब आसान है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, ये लिप्स है ना, लिप्स है, होठ है ना, होठ यानी कि लिप्स। बहुत बढ़िया। जैसे ये किसी प्यारी महिला के होठ हैं, अलग अलग होठ है ना। किस दिन नीली लिपस्टिक है, किस दिन ये न्यूड लिपस्टिक होती है, इसमें तो जो कलर है होठ का वही दिखता है, और किस दिन उन्होंने पिंक लिपस्टिक लगा दी, है ना। अब सवाल यहां पर क्या है, अगर हमारे जो लिप्स है वो किसी मीडियम को डिफाइन करते हैं, ये जो लिप्स है ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम को डिफाइन करते हैं, तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इन बेसिक मीडियम। यानी कि मान लीजिए होठ अगर हमारे पास मीडियम है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है, और फिनोल्फ्थालीन की अगर हम बात करें तो इसमें से फिनोल्फ्थालीन जो है वो किस में होगा? होठ मान लीजिए आपके क्या है, मीडियम है। अब मान लीजिए फिनोल्फ्थालीन को हमने डाला होगा, तो फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है वो कहां पर पिंक हो जाता है, बताइए। ऑब्वियसली बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है ना। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, ये रहा, ठीक है। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल पे आते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। Which of the following correctly defines a covalently bonded nitrogen molecule? इसका आंसर आप सभी ने सही दिया है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बधाई, आप सभी ने सही आंसर दिया है। पिंक इज द करेक्ट आंसर। फिनोल्फ्थालीन कलर बेसिक मीडियम में पिंक होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बढ़िया बात आपको बताऊं, अगर आप जानना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात और बताता हूं। बेसिक मीडियम में भी एक पर्टिकुलर पीएच तक ये पिंक रहता है, उसके बाद जब पीएच और बढ़ जाएगा तो वापस कलरलेस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम एडवांस के सिलेबस में, जेईई एडवांस के सिलेबस में इस चीज को बताते हैं, ठीक है, बट स्टिल नॉलेज के लिए बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ कोवेलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये होमवर्क में मैंने आपको सवाल दिया था और इसका डिस्कशन हमने क्लास में किया था। जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे, क्या बात है। अरे डी कौन बोल रहा है? नो बेटा, नो नो नो,
डी नहीं, ना 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 राजा ना, ऐसा नहीं। वैसे डी से दिलवाले होते हैं, लेकिन यहां पे डी से डोंकी हो जाएगा अगर तुमने डी से डोंकी कर दिया तो। यह गलती मत करना राजा, नहीं मेरे बेटा, डी मत कर देना, यहां पे डी से डोंकी हो जाएगा बेटा। ना 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 मेरे राजा, नहीं करना, यह गलती मत करना बेटा। हाँ अब है ना, मिस क्लिक हो गया था भैया, कोई बात नहीं, मिस क्लिक हो गया तो चलता है। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, यस। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये अभी भी डी पे आ रहे हैं। अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, उड़ान उड़ान, सॉल्वर, आनंद, एफए प्लेयर, ब्रह्म, सादगी, अनुष्का, आशीर्वाद, अधिराज, अंजलि एंड अंकुश। वेरी गुड। अब ध्यान से आप इस पर्टिकुलर बात को सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एक रिकैप दे देता हूं आपको, एक जल्दी से मैं फटाफट से रिकैप देता हूं, आपको मेरी बात एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। देखिए एलिमेंट का नाम फटाफट से देखेंगे, एलिमेंट का नाम क्या है सुनील भैया? एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया सुनील भैया। अच्छा नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल क्या होता है? एन होता है। अच्छा सुनील भैया इसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने सुनील भैया? ये है हमारे पास 7। अच्छा सुनील भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूट्रलाइज करने के? अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत बढ़िया, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2,5। सारे के सारे दोस्त इस पे अग्री करते हैं? सारे के सारे मेरे दोस्त जो हैं इस बात पे अग्री करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। ठीक है 2,5। अब ध्यान से सुनो, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। नाइट्रोजन बोलता है मेरा नियरेस्ट नोबल गैस जो है दैट इज नियॉन, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां पर ये बोलता है रिक्वायर्स 3 more electron to attain configuration like neon। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चाहिए ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसा बन सके। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, कॉन्फिगरेशन 2,5 है। आउटरमोस्ट शेल एल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये बोलता है कि भाई मेरे को भी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसा बनना है, एल में मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 3 और मेरे को दे दो, है ना। मेटल मिल गया तो मेटल से सीधा छीन लेगा, मेटल मिल गया तो छीन लेगा, दे दे 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल नहीं मिला तो भटकता रहेगा। भटकता हूं मैं किसके लिए? 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भटकता है। आउटरमोस्ट शेल में कितने? 5। 1 2 3 4 5। अब ये भटक रहा है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो दे दो। इसको मेटल नहीं मिला, इसको नाइट्रोजन ही मिल गया। अरे भैया अब इन दोनों की वार्तालाप होती है। ये कह रहा भाई तू तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मैं खुश जाऊंगा। तो ये कहता क्यों बेटा, तेरे को 3 दे दूं, तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे देना है। तो बोले चलो मैटर को सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करेंगे राजा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का क्या मतलब होता है सुनील भैया? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एलिमेंट में कंसीडर होंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 ये तो थे ही। अब ये जो शेयर्ड वाले हैं ये दोनों में कंसीडर होंगे, मतलब ये वाले जो हैं ये भी इसमें कंसीडर होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नाइट्रोजन बोलता है कि देखो मेरे पास हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये नाइट्रोजन बोलता है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसी को तो आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो N2। तो सबसे पहले तो N2 सही है, N3 गलत है, N2 सही है, N3 गलत है। N2 दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है ना, N2। और हर नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ना। ये जो बॉन्ड है हमारे पास, सबसे पहले तो ये बॉन्ड का नाम क्या है? बॉन्ड का नाम बताइए। बॉन्ड का नाम है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बात है सुनील भैया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज ट्राइवेलेंट, इट शोज ट्राइवेलेंसी। तो N2 ट्राइवेलेंट है।
डाइवेलेंट नहीं है, ए आंसर है। ऐसे सवाल आएंगे और आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है। प्योरली कंसेप्ट है, इनको रट नहीं सकते आप। दिस इज प्योर 100% कंसेप्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम तैयार हैं बॉन्डिंग इन कार्बन को समझने के लिए और साथ ही साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को समझने के लिए। अच्छे से समझ में आएगा, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखिए सुनील भैया पे, मजा आएगा आपको। इतना समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एकदम जोश के साथ ए भी लिख दीजिए। आए भैया, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो मेरी बुद्धि में जा रहा है और मुझे मजा आ रहा है? ये क्या है 222001? कौन कह रहा है स्लो सिलेबस है? ए बेटा, किसने बोला तुमको स्लो सिलेबस है? गलत फहमी के शिकार हो तुम। हवा में दौड़ाएंगे क्या सिलेबस को? आज तक के 5 उड़ान बैच में ले चुका हूं, सबसे ज्यादा तेज सिलेबस इसी में चल रहा है। ये पिछली बार ये सेम लेक्चर 21 अक्टूबर को हुआ था, जगह चेक कर लेना। आज कितनी है, डेट मैच कर लो, है ना? ऐसा नहीं है, बढ़िया हमारे सिलेबस की स्पीड है, हम अच्छा चल रहे हैं आराम से। ज्यादा दौड़ेंगे तो कंसेप्ट नहीं आएंगे आपको। ऐसे मत दौड़ो, तुम संसार में 9 महीने में आए थे, पेशेंस रखो। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों की जनरेशन में पेशेंस लॉस्ट होता जा रहा है। मेहनत कम चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, नहीं होगा ऐसा। हार जाएंगे, थक के नीचे गिर जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा जेनजी वाले बच्चों के साथ आजकल काम करता हूं, तो मुझे पता है बहुत ज्यादा। जो मेरी वीडियो एडिटिंग होती है अभी, जो मैं अपनी रील्स बनाता हूं, बच्चों के साथ ही करवाता हूं। तो मैं काम कर रहा हूं जेनजी के साथ, मैं देखता हूं यार हल्का सा ज्यादा काम करते थक जाते हैं। भैया यार थक गए, यार भैया थक गए, क्या है ये, व्हाट इज दिस? मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखना, जिंदगी में आपको आगे जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये ऊपर ऊपर का पढ़ के जिंदगी नहीं चलेगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। हमेशा बोलता हूं इस पे काम करो, पढ़ाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ाई करो, कम पढ़ाई करो, नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्किल्स पे काम करो, फिर अपने समय को कहीं यूटिलाइज करो। आ जाओ इधर, समझो। सबसे फास्ट चल रहा है कोर्स मेरे आज तक के उड़ान बैचेस का, ये सबसे फास्ट कोर्स है मेरा। मैंने अक्टूबर में दिवाली के बाद कोचिंग ज्वाइन करी थी, क्लास 10th में एक ही बार कोचिंग गया था मैं 10th में, दिवाली के बाद, तो भी मेरा सिलेबस हो गया था और पूरी बुक आती थी तब। तो अब 16 चैप्टर थे साइंस में, अभी तो 13 चैप्टर है। कुछ भी लेट नहीं है, वी आर ऑन टाइम एंड वी आर डूइंग रियली फाइन। डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय रिलेवेंट थिंग्स, लेट्स फोकस ऑन द स्मार्ट बोर्ड नाउ, पे फुल अटेंशन ऑन द स्मार्ट बोर्ड गाइस, है ना? चलो, मेरे पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, आ जाओ। सबसे पहले एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर यानी Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का होता है 6, कितना होता है 6, कितना होता है 6, ठीक। 6 अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सोचो। सुनील भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, जब न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए मेरे साथ, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4, 2,4। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना आप। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अगर इसके पास +4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाएगी? अगर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, यानी कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 ऑक्टेट हो जाए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ना, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर टू नियॉन। हां या ना? पहले मेरे को इतनी बात बताओ, हां या ना? नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अगर ये क्या करते 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। भैया ऐसे भी तो हो सकता है, अगर ये 4 लूज कर दे तो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लूजेज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन, ध्यान से सुनना, कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम। अरे हीलियम भी तो उतने ही पास है। अगर मैं बोलूं कि एल में से 4 इलेक्ट्रॉन ही उड़ा देता हूं, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल में से
4 इलेक्ट्रॉन्स उड़ा देता हूं, है ना, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हीलियम जैसा बन जाएगा। एक और मेरे पास ऑप्शन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन घटक ले, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नियॉन जैसा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा सुनील भाई, सोचो क्या करेगा। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, तुमको दोनों में से एक रास्ता चुनना होता है। एक पोयम आती ना, द रोड नॉट टेकन, एक वो रास्ता है जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग गए हैं, एक वो है जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड है ना। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, या तुम ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो। अगर तुमने 4 हटा दिए तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम जैसे, 4 अगर और ऐड हो गए तो L में कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि इसके जैसे। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपसे पोल करता हूं और आपसे पूछता हूं, कार्बन विल पहला लूज 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L शेल, दूसरा गेन 4 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। नोटा, नोटा का मतलब क्या होता है, आपके इलेक्शन में होता है ना, बोलते हैं नोटा, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जस्ट थिंक एंड ट्राई टू आंसर। आपकी बुक में लिखा है, मुझे पता है इसका आंसर लिखा है, आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, आप कोशिश करो। हाँ देखो, इसमें ना 2 साइड्स हमारे पास, कमेंट्स में 2 साइड्स क्रिएट हो रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं शेयर, कुछ कह रहे हैं लूज, कुछ कह रहे हैं गेन। देखते हैं क्या होता है ना। अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं लूज हो सकता है, कुछ कह रहे हैं गेन हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नोटा हो सकता है। नोटा वाले शायद बोल रहे होंगे शेयर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। हम एक बार ध्यान से देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी, सत्यम, राज, वैभव, गगन, नैन्सी, शिवम, हबीबा, आरुषि, अंजलि, तरुण, गौरी, हर्ष, सोनल, कायनात, षड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों का परसेप्शन मैं अभी चेंज कर दूंगा, ठीक है। अंजलि, सुप्रभात, अंकुश, सादगी, ध्रुव, हाय 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 हाय, शाक्या, प्रवीण, एफएफ प्लेयर, पार्थ एंड आशीर्वाद, गौतम, वेरी गुड दोस्तों। ध्यान से आराम से सुनना मेरी बात को, आराम से सुनना। कार्बन विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन एल शेल, और नोटा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ना तो एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना एल शेल से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट वोंट डू एनीथिंग। ना तो 4 गेन करेगा, ना तो 4 लूज करेगा। ये सीबीएसई बोर्ड ने काफी बार पूछा है कि ऐसा क्यों। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों। वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 माइनस अनायन। C4 माइनस का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास कार्बन है, यहां पर हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो तो 6 ही है। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो 6 ही हैं। लेकिन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर गेन कर लिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 10। तो अगर सिर्फ कार्बन की बात होगी तो 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अगर C4 माइनस की बात होगी तो 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी को क्लियर है यह बात। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 6, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स 6 बराबर है तो न्यूट्रल होगा। लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, ये 10 जो है यहां पे 6 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो C4 माइनस आएगा। ये बेसिक्स में मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन सुनील भैया, why Sunil bhai, why this is not going to happen? Why? Can you please tell us the reason why this is not going to happen? What is the logic behind this? So सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक बस है हमारे पास, एक बस है और उस बस की कैपेसिटी है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 लोग बैठ सकते हैं। एक बस है, उसकी कैपेसिटी है, मान लीजिए उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। वो बस में जो 100 लोग बैठे हैं वो सारे के सारे मेरी शादी पे आ रहे हैं,
ठीक है, क्यों मैंने तुम लोगों को फोन कर दिया, हाँ भाई उड़ानियंस, तुमने कहा हाँ जी सुनील भैया, मैंने कहा यार बसे भर भर के आ जाओ मेरी शादी में, तुमने कहा अरे भैया यार खाना वाना खिलाओगे, नहीं, मैंने कहा खाना तो क्या खिलाएंगे ना, काम कौन करेगा यार, काम कराने के लिए बुला रहे हैं, खाना तो वैसे मिल जाएगा वो हमारा बिया है, जो बिया में काम कौन करेगा, तुम करो और भैया हम काम करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करोगे, भैया की शादी है, तुम्हारे बड़े भाई की शादी हुई तो काम नहीं करोगे तुम, हैं करोगे ना, हाँ तो तुमको काम करने बुलाएंगे, खाना तो वैसे ही खिलाएंगे, हाँ ये कोई कहने की बात थोड़ी है, हाँ और नाचेगा कौन, तुम लोग, जो मैंने कहा ओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो तुम अपने मोहल्ले में वो बस लेके आए और उसमें 100 लोग बैठ सकते थे, पर उनको पता लगा रहे सुनील भैया की शादी हो, ये तो एक ही बार होगी, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, अब 100 लोगों की कैपेसिटी है बस के अंदर, वो और अंदर घुसेड़े जा रहे हैं, 100 लोग अंदर बैठ चुके हैं, एक्स्ट्रा घुस रहे हैं, भैया अंदर जगह दो अंदर जगह दो, आ रहे आ रहे आ रहे, तू भी आजा तू भी आजा, तू भी आजा, अब क्या होगा, धक्का मुक्की होगी नहीं होगी, अरे जगह की कैपेसिटी कितनी है बस की, 100 लोगों की कैपेसिटी है, तुम घुसा गए 150 लोग, दूसरे को धक्का दे रहे हैं भाई पीछे, अरे भैया 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 भैया, अरे बहुत गर्मी लग रही है यार, दूर हो जाओ, धक्का दोगे नहीं दोगे, एक दूसरे को धक्का दोगे नहीं दोगे, धक्का मुक्की करोगे ना, तो कार्बन में जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दोगे, कार्बन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे एक दूसरे धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, और धक्का क्यों दे रहे सुनील भैया, अरे भाई कार्बन का साइज छोटा है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तुमने 4 और घुसेड़ दिए उसके अंदर, अब इलेक्ट्रॉन एक तो नेगेटिवली चार्ज होते, ऊपर से साइज छोटा, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये हट दूरट, ए हट दूरट, ए हट दूरट, ए हट दूरट, अरे सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का दे रहे, दूर 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 दूर, तो क्या है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, याद रखना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, अरे उसका साइज छोटा है, उस छोटे साइज में तुमने 4 और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो एक दूसरे को धक्का दे रहे, अरे दूर हट जा रे, ए दूर हट रे, ए दूर हट रे, छोटा है ना, अब यही बस अगर मैं 500 लोगों की बस बुलाता, 500 सीटर वाली बस, उसमें 150 लोग घुसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर 100 सीटर वाली बस में 150 लोग घुसाऊंगा, एक दूसरे को धक्का तो मारेंगे ना, वही चीज है, अरे भाई कार्बन की साइज छोटी है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, क्या होगा, क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, रिपल्शन बढ़ने लगेगा when there is addition of 4 more electrons, अरे भाई कार्बन का साइज छोटा है, तुमने 4 और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक दूसरे को धक्का देंगे रे, दूरट दूरट दूरट, एक दूसरे को धक्का दे रहे, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किए थे, नियॉन की तरह स्टेबल बनने के लिए, कि मैं स्टेबल बन जाऊंगा, ये तो अनस्टेबल नहीं हो गया, ये तो ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो गया, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, न्यूक्लियस बेचारा करा रहे यार, भैया यार तुम एक दूसरे को मार क्यों रहे हो यार, पता चला बाहर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के रेपटे की दे रहे हैं, दूरट, वो दूसरा वाला उसके थप्पड़ की दे रहा, न्यूक्लियस इनको बचा ही नहीं पा रहा, न्यूक्लियस कह रहा भैया यार मैं क्या करूं, ये तो पागल हो गए, मैं तो 6 हुए, हम बीच में 6 मैनेज करने वाले, बाहर 10 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, समझे, तो दिक्कत यह है कि न्यूक्लियस कहता रहा भैया यार हम 6 लोग 10 लोगों को कैसे मैनेज करें, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, समझे, हाँ, तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, अरे भाई कार्बन की साइज छोटी है, उसमें 4 और इलेक्ट्रॉन अगर तुमने घुसेड़ दिए, एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, और जो बीच में 6 प्रोटॉन बैठे वो इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, कह रहे यार भैया किसको रोकूं, ये इसके थप्पड़ की दे रहा है, वो उसके मुक्के की मार रहा है, वो उसको लात मार रहा है, मैं कैसे रुकूं मैं कैसे रुकूं मैं कैसे रुकूं, अनस्टेबल हो जाएगा, कह रहा भैया हम तो कार्बन थे वही ज्यादा अच्छे थे, C4 माइनस नहीं बनना, ठीक है ठीक है भैया, ये चीज तो मेरे दिमाग में आ गई, तो भैया एक काम करो, ये पॉसिबल नहीं है तो C4 प्लस बना दो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सुनील भैया मैं C4 प्लस बना लेता हूं, है ना, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा देख राजा कार्बन क्या होता है, C4 प्लस क्या होता है पहले समझते हैं, देखो राजा एटॉमिक नंबर यानी जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे राजा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे
6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? कितने बचे? 2। प्रोटॉन्स कितने? 6। देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बराबर है, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 6 है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मात्र 2 है, तो 4+। इंबैलेंस क्रिएट हो गया 4 का, 4+ का इंबैलेंस क्रिएट हो गया। वाओ, दिस इज क्रेजी। अब भैया ये तो ये कर ही लेगा, मुझे लगता है भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आई। अब मान लो बस के अंदर 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, 100 लोग बैठे हैं। अब तुम उनको कहो कि अरे 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 तू मेरे को सुनील भैया की शादी में नहीं लेके जाएंगे, तू बस से उतर। वो कह रहा मैं तो नहीं उतरूंगा बस से, मैं तो भैया की शादी में जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो नाचूंगा भैया की शादी में। तो वो कह रहा नहीं नहीं तू बस से उतर। तुम कहोगे नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा, मैं जाऊंगा भैया की शादी में। तो अपन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको खींच के उतारने के लिए। आ रहे उतर, अपन ने खींच के बाहर निकाल दिया। अंदर आक्रोश बढ़ गया कि इनने हमारे एक मित्र को बाहर निकाल दिया, सुनील भैया की शादी में नहीं जाने दे रहे। अब जब तुम दूसरे को निकालने के लिए बाहर जाओगे तो क्या होगा? और दिक्कत आएगी, और ज्यादा आक्रोश आएगा। क्यों रे, हम तो नहीं निकालने देंगे हमारे टावर को, तुम खींच के इसको भी निकालो, इसको बाहर निकालो। अब तुम टावरों को बाहर निकाल रहे हो, लड़कों लड़कियों को, कि नहीं सुनील भैया की शादी में नहीं जाने देंगे, दिक्कत दे देंगे तुमको, मैटर कर देंगे तुम्हारे साथ कि नहीं हम तो जाएंगे शादी में, हम तो जाएंगे शादी में। वही होता है यहां पे, वही होता है यहां पे। तुम बोल रहे हो कि तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे, वो बोला मैं निकालने नहीं दूंगा, निकाल के दिखाओ। इतनी ज्यादा ताकत तुमको लगानी पड़ेगी कि तुम कहोगे एनर्जेटिकली फीजिबल ही नहीं, रहने दो। हमेशा याद रखना ये एनर्जेटिकली फीजिबल प्रोसेस नहीं है। नॉट एनर्जेटिकली फीजिबल टू टेक आउट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, तुमको लगता है कि तुम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लोगे, बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। ये कार्बन है और C4+ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तुमको लगता है तुम ये कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये कार्बन है ना, ये देखो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पे लिख देता हूं, ये देखो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,4, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तुमको लग रहा है तुम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। बीच में 6 लोग खड़े हैं जो बाहर वाले 6 लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बीच में 6 लोग कौन है सुनील भाई? बीच में है 6 प्रोटॉन्स, 6 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। 6 प्रोटॉन्स बीच में खड़े हैं और इनके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे जिनको ये पकड़ के बैठे हैं। ये आजा मेरे राजा, पकड़ के बैठे हैं। अब अगर तुमको इसको बाहर निकालना है, इसको थोड़ा ऐसे समझना, तुमको मेरी बात समझ में आएगी। ये न्यूक्लियस, ये के शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? आपके पास यहां हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये है के शेल और ये है एल शेल, 2,4। अब आपको लगता है कि आप इसको बाहर निकाल लोगे। अरे मेरे भाई, अगर आप इसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे, इसको अगर आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ घसीट रहा है, इसको खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इसको इसकी तरफ खींच रहा है। तो तुमको इसको अगर बाहर निकालना है तो तुमको इससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तुमने एक बार ताकत लगा के मान लो इसको निकाल भी दिया, मैं मानता हूं तुमने निकाल दिया। पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, तुमने मान लो इसको निकाल दिया। यहां तो 6 ही प्रोटॉन है। अब ये 6 प्रोटॉन सेम ताकत कितने इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन पे सेम ताकत लगा रहे होंगे। मान लो पहले 100 यूनिट्स की ताकत ये लगा रहे होंगे अपनी तरफ खींचने के लिए।
भैया खींच क्यों रहे हैं ये भी समझो। ये पॉजिटिवली चार्ज है ना न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है ना दोस्त, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीटेंगे नहीं क्या, खींचेंगे नहीं क्या, बिल्कुल 110% ये अपनी तरफ खींचेंगे। प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी तरफ खींचेंगे। आ जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप समझो यहां पे ये 100 यूनिट जो है ये इन सब पे लग रही है, आपने इसको निकाल दिया। 100 यूनिट जो थी टोटल इन सबके ऊपर लग रही थी, 100 डिवाइडेड बाय 6 कर दो। ये चलो अब इससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल 100 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यानी कि पर इलेक्ट्रॉन पे 25-25 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस पे 25 का, इस पे 25 का, इस पे 25 का और इस पे 25 का। तुमने मान लो 30 की एनर्जी देके इसको निकाल दिया, ये ले गए तुम। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में बचे, बीच में तो 6 ही प्रोटॉन है। अब वो 6 प्रोटॉन इसके ऊपर, 3 के ऊपर, इन 3 के ऊपर, अभी मैं के वाली की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एल की बात कर रहा हूं। इन 3 के ऊपर 100 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, यानी कि 33.33 पर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तुमने मान लो 50 यूनिट की एनर्जी देके इसको बाहर निकाल दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे मात्र, अब ये और ये इलेक्ट्रॉन बचे, इनके ऊपर अभी भी 100 का फोर्स लग रहा होगा। क्यों? अरे बीच में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहे। तो इस पे 50 और इस पे 50, मान लो तुमने 60 का लगा के इसको बाहर निकाल दिया। अब इसको बाहर निकालना और डिफिकल्ट है, क्योंकि सिर्फ ये इकलौता है जिसके ऊपर 6 प्रोटॉन्स अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट ये है कि यहां पर ये एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो चैप्टर ही हटा दिया गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वरना वहां मैं आपको बताता। ठीक है, अच्छा भैया मान लीजिए भैया मैं ये कर लेता हूं, मान लीजिए भैया मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। पहले तो आप निकाल नहीं पाओगे, मान लो आपने निकाल भी दिए, फॉर एग्जाम्पल निकाल दिए, तो याद रखिए C4+ खुद ही अनस्टेबल स्पीशी है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता, लेता या बांटता इसीलिए है क्योंकि उसे स्टेबल होना है। पर अगर आप बात करते हैं C4+ की, तो खुद ही अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर 6 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, 6 प्रोटॉन्स है आपके पास न्यूक्लियस में, जो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। 6 भारी पहलवान सिर्फ और सिर्फ बाहर 2 हल्के पहलवानों को झेलकर खड़े, पॉसिबल नहीं है। ये खुद से एक अनस्टेबल स्पीशी है, विच इज नॉट एट ऑल स्टेबल। तो कार्बन चाहे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों में ही अनस्टेबल हो जाता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्योंकि उसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ता है, C4- एक अनस्टेबल स्पीशी है। आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पहले तो आप निकाल नहीं पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे, मैं आपको बताता हूं, दिस इज नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल। आप ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के निकाल ही नहीं सकते। पर आपने मान लो जबरदस्ती करके निकाल भी दिए, तो आप सोचो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड करके बैठेंगे, अगेन ये अनस्टेबल है। तो दोनों ही सिनेरियो अनस्टेबिलिटी के हैं। तो कार्बन बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तू नाच बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, नाचेंगे नहीं, क्या होगा देखो। क्या आपको यह लगता है कि कार्बन को चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेने चाहिए? क्या आपको लगता है कार्बन को चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देने चाहिए? चलो 2 क्वेश्चन पूछता हूं, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, 2 क्वेश्चन पूछता हूं। कार्बन हैज टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए, ए और बी, यस और नो, हाँ या ना में बताओ। क्या कार्बन को अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए? क्योंकि ना तो लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, ना तो लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, तो बचता क्या है, शेयरिंग। तो क्या आपको लगता है शेयरिंग करनी चाहिए? क्या आपको लगता है शेयरिंग करनी चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट दिस दोस्तों, समय लगेगा लेकिन मैं कंसेप्ट देकर जाऊंगा। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना 4 लूज करेगा, दोनों ही केसेस में अनस्टेबल हो जाएगा। अगर 4 गेन करता है, कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, अगर 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, C4- अनस्टेबल है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले तो आपके पास एनर्जी नहीं है, आपने मान लो एनर्जी लगाकर निकाल भी दिया तो भी C4+ क्या अनस्टेबल स्पीशी है, काम खत्म। अगर आपको लग रहा है ना कि C4+ स्टेबल नहीं है, पता है वो क्या करेगा, C4+ बनने के बाद क्या करेगा, फटाफट से एनवायरमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस कार्बन बन जाएगा। क्या करे भैया मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मेरे को तो कार्बन ही बना दो।
कार्बन बनने के बाद देखेंगे कि हमको क्या करना है जीवन में। अब ठीक है, कार्बन बोलता है कि भाई फिर मैं क्या करूं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मेरे पास जीवन में 2 रास्ते थे, है ना, मैं क्या करूं, अपना रास्ता बनाओ कार्बन की तरह। तुम्हारे पास जीवन में 2 रास्ते थे, हां, तुम सीधे इधर चले जाओ, क्रिएट योर ओन वे। समटाइम्स लाइफ विल ओनली ऑफर यू 2 ways, one which everyone has taken, one which is least taken. If you are very smart, you will create your own way. That is a way of smartness. That is what carbon does, right? ये वो रास्ता है जो पूरी दुनिया लेती है, ये वो रास्ता है जो कोई नहीं लेता या बहुत कम लोग लेते हैं, ये वो रास्ता है जो तुमने बनाया खुद के लिए। बनाना पड़ेगा, खुद के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। संसार में कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, carbon has to share 4 electrons now, so what is the correct answer? Yes, is the correct answer. Wow, crazy, very good, बहुत बढ़िया, very good. अंजलि, आशीर्वाद, आदिराज, आयुष, अंशुमन, क्या चल रहा है, अल्फाबेटिकल गेम चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खड़े, ए। सादगी, ध्रुव, अंकुश, अनुराग और आदर्श, सारे ए वाले बच्चे खतरनाक पढ़ रहे हैं भैया, एक एस और डी है, क्या बात है, क्या बात है, नॉटी बॉयज, रोल नंबर में भी आगे, पढ़ाई में भी आगे। कार्बन हैज टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, यस दिस इज राइट। तो अब मैं एक और सवाल पूछता हूं और सभी बच्चों को इसका आंसर सोचना है कि अब कार्बन 4 ना तो लूज करेगा ना तो 4 गेन करेगा, 4 को वो शेयर करेगा। तो सुनील भाई, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक हाइड्रोजन एटम से करी थी, स्टेबल हो गया था। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी। नाइट्रोजन के एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ करी थी। तो क्या कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा शॉर्ट, हां या ना? जस्ट थिंक, सोचो, दिमाग लगाना भी तो जरूरी है, सिर्फ रटना थोड़ी है, दिमाग भी तो लगाना है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से शेयर कर देगा तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 खुद के 4 सामने वाले के, दोनों कार्बन के साथ ये होगा 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन बन जाएगा। यस, हां। सोचना है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सोचना स्टार्ट करो, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग दोस्तों, थिंक, सोचो, आंखें बंद करो, सोचो। मुझे पता है इसका आंसर सिलेबस के बाहर है, स्टिल मैं चाहता हूं कि तुम सोचो। A carbon atom can share all its 4 electrons with another carbon atom to become stable. एक्सेप्शन है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। रीजन क्या है, वाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सिंपल सी बात यह है कि एटलीस्ट आपने उस डायरेक्शन में सोचा कि जैसे एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 कर रहा है, तो कार्बन 4 करेगा। लॉजिकली तो सही है, लॉजिकली अरे भाई क्या हो गया तुमको, लॉजिकली सादगी, आयुष, ध्रुव, अंशुमन, उमंग, ओम, वंश, शुभम, रिया एंड जफर। अब ध्यान से सुनो, लॉजिकली तो आप सही हो, मैं भी आपकी जगह होता तो यही बोलता। क्या बोल रहे सुनील भैया, मैं भी यही बोलता, बिल्कुल सही, आपने लॉजिकली बिल्कुल सही सोचा है, पर यह एक्सेप्शन की कैटेगरी में फिट हो जाता है। ध्यान से सुनना, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, यह कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की 2,4। सो सुनील भाई, ये कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4। सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये इस कार्बन के पास आया, इसने बोला चल हम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ठीक है, ये कार्बन बोलता है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले देखो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, नियॉन जैसा हो गया। ऑब्वियसली इस कार्बन की शेल में देखो, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 है ना,
4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई दोनों में कंसीडर होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ भैया ये तो स्टेबल हो गया, भैया हमारे प्यारे बड़े भैया ये तो स्टेबल हो गया, C2 स्टेबल। अब अगर आप लॉजिकली थ्योरेटिकली बोलोगे तो दिस इज राइट, आई विल डेफिनेटली गिव यू 100 मार्क्स, क्योंकि आपने सही सोचा है, लॉजिकली यू आर राइट, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो 4 बॉन्ड बनते हैं ना, ये 4 बॉन्ड बनते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टेट्रा बॉन्ड, या इसको हम बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्वाड्रपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड और क्वाड्रपल बॉन्ड, 1 2 3 4। टेट्रा बॉन्ड और क्वाड्रपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन कार्बन। यह सबसे बड़ी दिक्कत है, यह कार्बन में पॉसिबल ही नहीं है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए जिस ऑर्बिटल या सबशेल की जरूरत है वो कार्बन में है ही नहीं। इन कार्बन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पूरी तरीके से मिसिंग हैं, इसीलिए। अब ये जो रीजन है ये कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, पर मेरे को लगता है कि मैं आपको बताऊं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, कार्बन कार्बन 3 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 3 कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर नहीं कर सकता, यानी इन दोनों के बीच में 4 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। क्वाड्रपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अब बच्चे इसको गलत ले लेते हैं, बच्चों को क्या लगता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। अरे 4 शेयर कर सकता है, किस तरीके से करेगा उसकी बात हो रही है। मुझे 4 रुपए खर्च करने, मम्मी ने बोला है कि 4 के 4 रुपए एक ही दुकान पे मत खर्च करना, मुझे 4 रुपए खर्च करने, मम्मी ने बोला एक ही दुकान पे चारों के चारों रुपए खर्च मत करना, एक दुकान पे मैक्सिमम 3 रुपए खर्च करना, बाकी का एक किसी और दुकान पे खर्च कर सकते हो। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है, 4 बॉन्ड्स कभी नहीं बना सकता। मतलब कि ये ए कार्बन बी कार्बन के साथ 1 2 3 4 एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। इनफैक्ट किसी भी एलिमेंट के साथ एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। सुनील भी आपकी बात थोड़ी कम समझ में आई। मेरा कहने का मतलब क्या है, कार्बन शेयर्स, सुनना, कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। पहले तो आप एक छोटी सी बात याद रखो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, ठीक। कार्बन कैन नॉट शेयर ऑल 4 इलेक्ट्रॉन विद अनदर कार्बन। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको बताता हूं, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चारों के चारों इसके साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। पर इस कार्बन पे तो 4 इलेक्ट्रॉन है सुनील भैया। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो यह पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आया? अरे कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। मैक्सिमम 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज 100% पॉसिबल। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये ऐसे भी कर सकता है, ये कार्बन है, ये भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको लगता है कि मैं ये कर लूं तो ये भी कर सकता है। ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया और ये हाइड्रोजन आया, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली।
तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का समझो 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में मैक्सिमम एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलें कि कार्बन 4 के 4 बॉन्ड दूसरे कार्बन से बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्बन के लिए मैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं 2 कार्बन के बीच में 4 नहीं बनेंगे। आप मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड बनाओ, एक भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, यस दिस इज पॉसिबल गाइस, दिस इज 100% पॉसिबल। even if I'll say that इसको थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं क्या? योस, चलो डन। अब यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही है और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये 100% पॉसिबल है। आप समझो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अब यहां पे कोई भी और एलिमेंट आप ले सकते हैं, मैंने हाइड्रोजन लिया है, यू कैन टेक एनी अदर एलिमेंट जिसके साथ वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 2 कर सकता है, नॉट एन इशू। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे इतना बताओ। मेरा पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरा पॉइंट ये है कि कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन अगर आप देखोगे तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसने शेयर 4 इलेक्ट्रॉन ही किए हैं। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 और 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 और 4। भाई साहब ये शेयर 4 इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, पर तरीका क्या है कि मैक्सिमम, जैसे ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन एक साथ 4 बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्लैरिटी देने की कोशिश यहां पर करी है। आई होप आई हैव गिवन यू अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलो क्वाड्रपल हो जाए, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन? 4। कार्बन विल शेयर, कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन कॉन्फिगरेशन लाइक नियॉन। यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ताकि नियॉन जैसी कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके। ठीक है, तो देखो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको मिल रहा है? आर यू गेटिंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसीजर? क्या आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसीजर मिल रहा है? जो थॉट प्रोसेस है ना, उसकी क्लैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है ना जी? चलो, अब अगर ये क्लियर है तो अगर आप अब यहां पे आए भैया लगा सकते हो। कामना करता हूं आपके बेसिक्स में स्ट्रांग कर रहा हूं, मेरे को आपके बेसिक स्ट्रांग करना है। ठीक है भाई, क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी आ रही है ना? आयोनिक कंपाउंड्स हमें अच्छे से क्लियर हो गए थे, कोवेलेंट क्लियर हो गए। अब हमें कोवेलेंट के अंदर ये वाली बात भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है ना? चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब यहां पर हम लोग कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझते हैं, और ये सवाल एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया टर्म बताता हूं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर, कपल, इसका मतलब होता है 2। जब भी हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, विल ऑलवेज टॉक अबाउट पेयर। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बताइए? दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। वाओ, दैट इज क्रेजी, दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अरे यार, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, शेयर्ड पेयर है।
अच्छा, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर एक्स्ट्रा पड़े रहते जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर, डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं those outermost shell electrons, those outermost shell electron that don't participate in bonding। है ना? और those outermost की जगह outermost इधर लिख देते हैं, those outermost shell electrons, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, those outermost shell electron that participate in bonding, that is called as the shared pair of electrons। यानी कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनील भाई जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वाओ, दैट इज क्रेजी। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर, लोन पेयर, यानी कि वो पेयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब ये जब भी हम बात करेंगे चाहे शेयर्ड पेयर की चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हमेशा याद रखना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे शेयर्ड पेयर है, जो नहीं करेंगे लोन पेयर है। वेरी सिंपल, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, H2O यानी कि वाटर, है ना? वाटर वैसे इसका कॉमन नाम है, इसका IUPAC नेम आपको बता दूं, आम जनता वाटर बोलती है, हम लोग केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड। अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि पानी का केमिकल नाम क्या है, तो पानी का केमिकल नाम आम जनता के लिए वाटर। गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज, है ना? तो आप दिल पे मत लेना, बट यूजुअली ये बात ज्यादातर आईसीएसई में पढ़ाई जाती है। तो जैसे सीबीएसई का छात्र होगा, है ना, मैं खुद सीबीएसई से हूं तो मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, ठीक है? तो सीबीएसई का बच्चा बोलेगा, ए भाई एक बोतल देना रहा है, पानी की बोतल देना, पानी की बोतल देना। हाँ, वो आईसीएसई का बच्चा कैसे करेगा? एक्सक्यूज मी, हाय, या कैन यू प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड? या थैंक यू सो मच, वाओ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई। तो आईसीएसई में हम बताते हैं डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड इज द नेम, कॉमन नेम इज वाटर, बट मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर? ऑलराइट। ठीक है? So that's somewhat a difference between the CBSE and ICSE syllabus. Don't take it personally, और बट ऐसे सच्चाई तो है ही, यही है ना, सच्चाई तो यही है ना? ऑलराइट। तो अगर हमें बोला गया, आपको या मेरे को बोला गया कि आप H2O का स्ट्रक्चर बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे H2O का स्ट्रक्चर? H2O यानी कि वाटर, यानी कि डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला। अब वाटर कॉमन नेम है, डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड IUPAC नेम है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले यहां पे एलिमेंट्स कौन से हैं। हम आंख बंद करेंगे और सोचेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, डन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, डन। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में होते हैं 1 और ऑक्सीजन में होते हैं 8। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 है, डन। न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होंगे 1, इसमें होंगे 8। क्लियर? बहुत सही। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, लॉजिकल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हम बोल देंगे भैया कि के शेल के अंदर हमारे पास क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर हो जाएगी के शेल, ये हमारे पास यहां पर हो जाएगी एल शेल। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, के और एल, के में 2, एल में 6। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है? ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन क्या करता है? सुनील भाई ने बताया था कि हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में 8 चाहता है, नियॉन जैसा बनना चाहता है ना? तो क्या कर देगा? want to attain configuration like, यह दोनों के लिए लिख देता हूं, इन दोनों के लिए लिख देता हूं, want to attain
want to attain electronic configuration like, ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं? ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है और ये नियॉन जैसी 2,8। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? वाओ, क्रेजी 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 क्रेजी, है ना? ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। प्लॉजिबल, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 है ना? अब हमें पता है कि ये दोनों नॉन मेटल्स है, इनको मेटल नहीं मिला है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे करेंगे? ये बोल रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, ये कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों को मेटल नहीं मिले, दोनों के दोनों नॉन मेटल है, तो अब ये आपस में कुछ जुगाड़ लगाएंगे शेयरिंग का। हाइड्रोजन को अगर मेटल मिल गया तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन को मेटल मिल गया तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पर मान लीजिए इनको मेटल नहीं मिलता तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन आएगा यहां पे खड़ा हो जाएगा कि मेटल नहीं मिला रे, मेटल नहीं मिला रे, मेटल नहीं मिला रे, मेटल नहीं मिला। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बनाना है, क्रॉस से बनाना है, आपका मन है। मैं मान लीजिए इसको डॉट से बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, 6 हो गए जी, बिल्कुल हो गए। इधर एक भटकता हुआ हाइड्रोजन आ गया, कह रहा भैया 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 मेटल मिल ही नहीं रहा, मेटल कहां चले गए हैं, ये मेटल कहां चला गया यार, भैया यार मेटल ही नहीं मिल रहा यार, आबार तो मने इलेक्ट्रॉन चाहे भाई साहब यार, मने इलेक्ट्रॉन चाहे यार भाई साहब यार। तो ऑक्सीजन ने बोला कि यार हाइड्रोजन एक काम कर, अपने जैसा एक और हाइड्रोजन ला, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। क्या ठीक है भैया, ये अपने जैसा एक और हाइड्रोजन ले आया भैया यार, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आके रोने लगे इसके पास कि यार भैया यार बड़ी गरीबी चल रही है यार, स्टेबल होना था हमको यार जीवन में, हमको हीलियम जैसा बनना था, ये कह रहा मेरे को नियॉन जैसा बनना है यार। तो बोले यार भैया यार क्या करें? तो ऑक्सीजन ने बोला एक काम करते, एक जुगाड़ लगाते हैं, आजकल की मेटल की कमी हो गई है यार, है ये मेटल नाम के जो लोग हैं गायब हो गए, मिल ही नहीं रहा कोई मेटल की इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों? हाँ भैया यार ये तो हो गया यार। तो बोले एक काम करते हैं दोस्त, अपन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन कह रहा है भैया यार मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कंसीडर होते हैं, एक तो इसके पास था, ये वाला भी इसमें कंसीडर होगा, तो कितने हो गए? 2। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आया, तो इसके पास कितने हो गए? 2। पर मैंने आपको कहा था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में कंसीडर होते हैं। तो ऑक्सीजन बोला देखो मैं भी स्टेबल हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया H2, समझ में? ये हो गया H2, दोनों स्टेबल हो गए। देख रहे हो, 1 2 1 2, ये स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल, डन। वाओ, क्रेजी, ऑसम, क्रेजी क्रेजी, वाओ। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने में? यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। लोन पेयर, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये देखो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 1 2, अरे वाह क्या बात है, ये भी 2 हो गए। अरे वाह यार भैया यार, शेयर्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2, वाह। टाइप एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए मैं धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूं इस चैप्टर को, आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर मैंने स्पीड से पढ़ा दिया सब ऊपर से जाएगा। कामना करता हूं बहुत धीरे धीरे बताने के बाद आपको समझ में आया होगा। H2O का कॉमन नाम वाटर, केमिकल नाम डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। वाह, दैट मेक्स सेंस। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दोनों है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 8। न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 और 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये बोलेगा मेरी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? हीलियम, यानी कि मुझे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये कहेगा मेरी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन, मुझे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन इन द आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
ये एक और हाइड्रोजन लेके आया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये ऑक्सीजन भी यहां पर स्टेबल। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे पास हो गए 2, लोन पेयर हो गए 1 और ये 2, और टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लोन पेयर आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप एक बार दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान से मेरे को बात बताओ, ये दोनों तो बैठ के सिर्फ सीन देख रहे हैं ना, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, क्या इन्होंने कुछ भी काम किया? ये भी तो आउटर मोस्ट शेल, ये 6 इलेक्ट्रॉन में से ही तो इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में से सिर्फ ये वाला और ये वाला यूज हुआ, ये तो बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, बैठ के तमाशा देख रहे थे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या? बैठ के देख रहे थे, हाँ भाई तू इलेक्ट्रॉन तू शेयर हो जा, तू भी शेयर हो जा, हम बैठ के आराम से देखेंगे। मजा आ रही हो भाई साहब यार, मजा आ रही हो गणो, मजा आ रही हो यार, आराम से बैठेंगे आराम करेंगे। ये आराम वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये आराम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और ये आराम कर रहे हैं, तो जो आराम कर रहे हैं लोन पेयर है। अरे आबार समझ में आ रही कौन आ रही है यार भाई साहब यार? इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, चू चू चू। आ जाओ, अब बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देख रहे हो, ये जो भी कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड देखो, दोनों नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो ये बात बिल्कुल एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए। नहीं याद हो रही तो मैं याद करा देता हूं, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है, याद रखना। सेम ऐसे ही टेबल मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स बनाई थी, एक मेटल था एक नॉन मेटल था, ये दोनों नॉन मेटल है। सेम ये और ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स में कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। वाह रे वाह वाह वाह। ध्यान से, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है 6, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है 8। जीवन में होते हैं इसके 8, है ना, 6 8। न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 8। वाओ क्या बात है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। वाओ दैट इज लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, वाओ दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल। अब 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या भैया? K और L 2,4, ये हो जाएगा K और L 2,6। अब ये किसकी तरह कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा? ये किसकी तरह करेगा? बोथ वांट टू अटेन कॉन्फिगरेशन लाइक, बताइए, बोथ वांट टू अटेन कॉन्फिगरेशन लाइक नियॉन। दोनों ही नियॉन के जैसा कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहते हैं। दोनों आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। ठीक है, प्लॉजिबल एंड लॉजिकल। आइए बनाते हैं। ये कार्बन मेरे पास बीच में बैठा हुआ है, ये रहा मेरे पास कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। 1 2 3 4। बढ़िया सुनिए भैया, मजा आ रहा है। 4 है। एक ऑक्सीजन आया, ये रहा ऑक्सीजन आया, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कार्बन ने बोला ऑक्सीजन को, यार भैया यार मेटल तो मिल ही नहीं रहा आजकल, यार संसार में मेटल की कमी हो गई यार भैया यार। ऑक्सीजन बोल रहा है कार्बन भैया यार मेरे को भी ये तो लगता है यार भैया यार। तो बोले फिर क्या करें? बोले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं यार भैया यार। तो बोले अगर आप मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, ऑक्सीजन कह रहा है कार्बन को, तो बढ़िया। कार्बन ने कहा यार कर दूंगा, पहले आप अपने जैसा एक और ऑक्सीजन लेके आओ यार। बोले यार भैया यार हमारा भी तो भला करो यार, आप तो अपना ही भला कर रहे हो यार, हैं आप बड़ा तो झक भला हैं। बोले ठीक है भैया। जो बोले ये एक और ऑक्सीजन ले आया मैं, बोले ठीक। बोले अब क्या करना है भैया? बोले देखो सिंपल सी बात है बेटा, तुमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोले यार भैया यार मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा तो नियॉन जैसा बन जाऊंगा। ले तू मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। इससे पूछा भाई तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है? बोले यार भैया यार 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, मजा आ जाएगा यार भैया यार। बोले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। अब ये क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कंसीडर होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे और इसमें भी कंसीडर होंगे। ये ऑक्सीजन बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बोल रहा भैया मेरा भी काम हो गया। अब देखो कार्बन दहाड़ेगा, ये देखो राजा 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों एलिमेंट में कंसीडर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाव, समझ में आया जी, समझ में आया। ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए, कार्बन के पास 8 हो गए, काम खत्म। अब देखो आ जाओ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, देखो 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 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, बोलो 1 2 3 4, पीडब्ल्यू की जय जयकार, ये हो गए 4। समझे मेरे यार? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आईसीएससी में भी बेटा इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। देखो ये है ना सीबीएसई के सिलेबस में ये दिक्कत है, कहीं पर तो कॉमन नेम इंट्रोड्यूस किए हुए, कहीं पर आईयूपीएससी नेम इंट्रोड्यूस किए हुए। जैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और वहां पर इसको डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये आईयूपीएससी नेम है, देख रहे हो, ये आईयूपीएससी नेम्स है। अब ये कॉमन नेम है, वाटर इज द कॉमन नेम। हाँ डन। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 1 2 3 और 4, कितने हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 4। टाइप एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द टाइप एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स? अब ध्यान से देखो, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ये दो एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड और दो बॉन्ड एक साथ क्या है? डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो यहां पर दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। देयर आर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको लगेगा भैया इससे सवाल थोड़ी आते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड से सवाल आ चुका है, CO2 वाला आ चुका है, H2 वाला भी आ चुका है, ये सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, 4। टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलो एक होमवर्क देता हूं तुमको, ये वाला होमवर्क दे देता हूं, है ना, ये वाला होमवर्क दे देता हूं। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, है ना, ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। एक तुमको होमवर्क देते हैं, ये अमोनिया वाला तुम ट्राई करना, ठीक है, अमोनिया वाला तुम ट्राई करना, है ना। अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लगाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में स्पैम कर रहा है, कौन सी दुनिया से स्पैम कर रहा है, कह रहा नो वॉइस। वाह मेरे राजा, मेरी बात सुन मेरे बेटा, मेरी बात सुन। ये फोन नाम की चीज में इसको ऊपर और नीचे वाले बटन को कहते हैं वॉल्यूम रॉकर। ऊपर वाले को दबाएगा तो आवाज तेज हो जाएगी, पर तुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई। आवाज आई, हाँ समझा, हाँ। अरे नॉटी बॉय, एक वो आया, एक टावर आया, यहां लिख रहा है नॉटी बॉय, देखना इसको, नॉटी बॉय को क्या लिख रहा है, 143 है अंजलि। अच्छा मेरा राजा, 143 अंजलि देखो देखो नॉटी बॉय को देखो, कह रहा 143 अंजलि। देख इसके दो मतलब है, आई लव यू अंजलि है, एक ये भी हो सकता है आई हेट यू अंजलि, है ना, ये भी हो सकता है। अब तूने नंबरों में बात चालू करी तो सुनील भैया का भी कर्तव्य बनता है कि नंबरों में बात करें। तो अगर तू बोल राजा तो मैं क्या 4141 पे फोन लगा दूं, क्या 4141 पे फोन लगा दूं? समझ गया इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4141 पापा लगा दूं 4141 पे फोन?
नंबर की डिटेल तो मिल ही जाएगी मेरे को 2 मिनट में। फिर तेरे घर पे फौरन पे फोन लगा दूं बेटा? बोल दे, बोल बोल बोल, फौरन पे फोन लगा दे तो एक बार है, सही है? नंबर में गेम शॉर्ट हो जाएगा अपन एक दूसरे का, है सही है कि नहीं है? अल्लाह की नोटी हो रहा है, नोटी बॉय। 143 अंजलि है, फिर हम फौरन पे कॉल करेंगे राजा बज जाए तुम्हारा बाजा। नोटी बॉय। अंजलि बेटा इनको भाई बना लो, अंजलि बेटा इनको भाई बना लो। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वाला बॉन्ड बनाओ बेटा इनके साथ। बॉन्ड बनाना चाहता है बेटा वो आयोनिक, तुम मत बनने देना आयोनिक बॉन्ड, तुम कोवेलेंट बॉन्ड बना देना उसके साथ बेटा। और मैं तो कहूं तुम्हारा मन करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ भैया, बना दो, काम खत्म करो उसका, ठीक है? वो देखो नोटी बॉय क्या कह रहे हैं, लगा दो सर लगा दो देखो टावर एक से एक खतरनाक आए हुए यहाँ पे, कह रहा लगा दो उसके पिताजी उसके लगाएंगे, फिर मजा आएगा है। वैसे मजा तो खूब आता है यार, दोस्त को जूत खिलाने में कितना मजा आता है ना, ऐसे जूते पड़े घर वालों से, हाँ मजा आ जावा भाई साहब यार। अपने दोस्त है वो मोहित जी, पता नहीं उसकी क्या किस्मत है, या पता नहीं उसके मम्मी पापा को मेरे से कुछ है, या पता नहीं क्या है। मैं जब जाता था आधे टाइम तो कुट ही रहा होता था अपने पिताजी से मतलब हम दोनों तैयार होके जा रहे हैं कि चल भाई घूम के आते हैं, पता नहीं कौन सी बात पे उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता था, अंदर ले जाके वो ठपा ठप मारते थे। फिर मैं उसको मनाता था, अरे कोई बात नहीं भाई, वो रोने लग जाता था, यार यार ऐसे मारा मेरे को, देखना बड़ा होने दो फिर बताता हूं मैं। अलग ही, पर मेरे को मजा तो आता था, हंसी तो आती थी यार भाई सही है यार वो चिल्लाता था तो आवाज में मजा आता था, चिल्लाता था, मैं बाहर खड़ा रहता था मैं कहा इसके पापा चुप होंगे तो मैं अंदर जाके इसको चुप कराऊंगा। फिर वो इसकी आवाज बंद होती थी, फिर मैं अंदर जाता था, मैं कहा भाई क्या हो गया? कह रहे यार पापा ऐसे करते हैं यार, मैं बड़ा हूंगा फिर बताऊंगा यार वो मेरे चेहरे पे हंसी रहती थी बच्चे रहना यार, हंसी तो आती है ना यार आज भी हम ये चीज याद करते तो खूब हंसते हैं, मतलब साथ में बैठते ना याद करते भाई। तेरे को याद है अपन 11th में घूमने जाते थे तो जूत खाता था, कहता यार भाई बहुत मारते थे मेरे पापा यार। उसका क्या हमेशा का ही था यार, पता नहीं क्या ही हरकतें करता था यार वो, हमेशा ही मार खाता था। उसके घर का नाम भी ऐसा खतरनाक सा नाम रखा, घर वालों ने नाम मोहित की जगह नाम रखा रानू, जो मेरे को तो ऐसा लगता था, मैंने कहा यार ये कौन सी लुगाई को बुला रहे हैं यार, रानू नाम रखा, रानू ये कैसा नाम है रानू अपने ही बेटे का नाम। वो एक हमारे इधर वरुण सर है, उनकी मम्मी ने फोन किया, मम्मी बोलती चीकू मैं कहा चीकू बेटा ध्यान से, किस दिन को छील के खाना जाए तुमको। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब नाम थोड़ा ऐसा रखना चाहिए बालक का कि बालक को भी फील आए कि आई एम अ लॉयन। अब नाम रख दो चीकू, केला, अकेला, थकेला, रानू, वो बच्चा वैसे ही डरावर है, उसको बुलाओ एकदम, हाँ भाई शेर, ऐसे नाम रखो शेर, सही कि नहीं है? वो आबार नाम रख दो भाई साहब, ये चीकून, केलान, अकेलान, थकेला, ये भाई साहब कशो नाम भाई साहब। वो मेरे घर के पास मेरे वो उसकी मम्मी ने नाम रख दिया नोनू, वो लड़ गए एकदम ऐसे ही हो गया नोनू, उसका नाम नोनू, उसके एक लड़का आगे रहे तो उसका नाम है नोनी क्या नाम चल रहे हैं भैया ये, इससे बढ़िया अपना नाम थोड़ा बहुत तो अच्छा है सन्नी, अपन ने कुत्तों का नाम रख दिया था सन्नी, मतलब पड़ोसी ने रख दिया था वो। थोड़ा ऐसा नाम में वजन होना चाहिए, समझ रहे, वजन होना चाहिए नाम में, कि कोई भारी आदमी आ रहा है, एकदम कड़क आदमी आ रहा है भैया, क्या चीकू अब बाहर निकलता हूं मैं, वरुण सर को देखता हूं, मेरे मुंह से निकलता हूं, चीकू क्या हाल है चलो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड चालू करते हैं। और माता पिता तो खैर प्यार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, बट आप समझ रहे हो ना, नाम थोड़ा एकदम कड़क होना चाहिए। अब आप सोचो शेर है, और शेर का नाम आपने रख दिया बबली, क्या नाम सूट करेगा? क्या वो शेर है, उस शेर का नाम बबली है, पर्सनैलिटी में सूट ही नहीं कर रहा। अब बकरी है, बकरी का नाम रख दू बबली, तो इट मेक सेंस कि बकरी क्या बबली, इसका नाम बबली अच्छा है। पर अब शेर है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? शेरू, जगीरा, से नाम में वजन आता है, समझे कि नहीं समझे? हाँ आबार नाम ही खतरनाक खतरनाक रखेगा भाई साहब, घर वाले भाई साहब को छोरा की शेर की पर्सनैलिटी वो भी गिदड़ लगे हुए, भैया तो गिदड़ है, समझ रहे, नाम में बहुत।
अब मेरा टावर होगा तो उसका नाम मैं से भारी से रखूंगा, टावर है टावरी कोई भी, उसका नाम भारी सा होना चाहिए एकदम, कि बुलावे जो सामने वाले को भी लेके, भैया कौन आने वाला है यार, कौन वाला है यार भैया यार। फिर अभी वैसे नाम रखो, क्या करो, चीकू, बबली, सामने वाले को पहले लेके कह रहे कौन आने वाला है यार। मैं अभी वो विवाह के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, मैं अपन किसी का मजाक नहीं बनाते। तो मेल पे आया ऊपर कि सुरेश, उसका कुछ सरनेम, सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने कहा लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे आ रही है यार भैया, यार अपन को तो फीमेल चाहिए। जो फिर अपन ने वहां उस पर शादी.com पे खोला, जो मैंने कहा यार ये क्या नाम रख दिया, सुरेश, और वो सुंदर सी कन्या। मैं सुंदर सी कन्या का नाम सुरेश कौन रखता है यार, माता पिता ने इतना जुल्म कर दिया लड़की के साथ। आप सोचो लड़की का नाम सुरेश, लॉजिकली है क्या ये नाम? अगर कोई नाम, ये कोई भाई साहब नाम है सुरेश, मैं सोचा भैया सुरेश कोई लड़का, लड़के की रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, क्लिक करके देखा इतनी सुंदर कन्या। मैंने कहा पहले तो इसका नाम चेंज करेंगे, अगर इनसे विवाह हुआ तो इनका नाम पहले चेंज होगा। मैं ये क्या नाम है भैया, सुरेश, सुनील वेट सुरेश। सोच लो कितना अजीब लग रहा है, सोच लो कितना अजीब लग रहा है। मतलब किसको बताऊं आपकी बीवी का नाम क्या है, सुरेश है मेरी बीवी का नाम, कहेंगे भैया क्या बोल रहे हो। अब अपन किसी का मजाक नहीं बना रहे, पर आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। सुनील वेट सुरेश, तो पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट भी दी, तो मैं यही बात करूंगा, अब ये पता नहीं वो मतलब उनके ही है, अभी तो एक्सेप्ट करूंगा। तो यही बात करूंगा कि क्या आपका नाम चेंज हो सकता है, कैन यू प्लीज चेंज योर नेम। इंपैक्ट ही नहीं सही पड़ेगा ना भाई, अगर पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मतलब वी शुड एक्सेप्ट पीपल हाउ दे आर, वी शुड एक्सेप्ट देम राइट, बट थोड़ा नाम में भी होना चाहिए, भले शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो होना चाहिए। सुरेश, अभी तुमको मैं बताऊंगा, तुम क्या कहोगे, सुनील भैया, सुरेश दीदी। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, समझे नहीं समझे, हाँ समझ गए, चलो बढ़िया। तो नाम से याद आया कि इस चैप्टर में भी हम नामकरण करेंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब देखो, अभी छोटा एग्जांपल लो, अभी तुमको यह समझ में, अब मैं इसको कहता हूं वाटर, अब मैं इसको कहूं डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड देना, वजन पड़ता है बात में। क्या पी रहे हो, कोई बोले क्या पी रहे हो, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पी रहा हूं, वजन पड़ता है बात में। क्या पी रहे हो, पानी, मैं भी पीता हूं। क्या पी रहे हो आप, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पी रहा हूं मैं। वजन, नाम की वजह से वजन बढ़ गया है, नाम की वजह से वजन पड़ रहा है, वजन। चलो रे। अरे व्यवहारिक ज्ञान अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में, याद रखना, ठीक है ना। हाँ चलो, ये कह रहे हैं बधाई हो, विवाह हो गया। अरे आभार, विवाह थोड़ी हो रहा भाई साहब, इधर आओ, विवाह होगा तुमको सबको बुलाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। काम कौन करेगा विवाह में, वो काम कौन करेगा रे भैया यार, तुम आओगे नहीं जो काम कौन करेगा। मेरा तो विवाह है, मैं तो नाचूंगा रे बावड़ों की तरह, और मैं घूमर करूंगा ना, नाचेगा कौन, हिप हॉप कौन करेगा वहां जाके स्टेज के ऊपर, हिप हॉप बी बॉइंग सुनील भैया करेंगे, वो काम सुनील भैया के स्टूडेंट करेंगे। वो लिख रहा प्योर टाइम वेस्ट हो रहा, ला आजा राजा मेरे पढ़ाई कर ले, आजा आजा आजा, थोड़ा लाइफ में मस्ती मजाक करके चिल भी किया करो यार, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो तुम, थोड़ा चिल शांत, आओ समझते। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, यानी गुणों को समझेंगे, गुणों को समझेंगे, किसको समझेंगे, गुणों को। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम समझेंगे, यानी कि इनके गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इनके गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किससे बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं नॉन मेटल से, यानी कि अधातुओं से बनते हैं, अधातु। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी, आयोनिक कंपाउंड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल से बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं, और आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल से बनते हैं। नॉन मेटल्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे CO2 इज अ कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल से बना है। H2O इज अ कंपाउंड, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है।
सो कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल से बनते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहली चीज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, हाउ दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ये वाली बात थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि हाउ दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। सो आई विल टीच यू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एज वेल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 11th का भी बेस बन जाएगा। कंपाउंड्स, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना, और एक हमारे पास होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या नाम होता है दोस्तों, क्या नाम होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ दे एग्जिस्ट एज, सबसे पहले तो मेड फ्रॉम किससे बनते हैं, एंड हाउ दे एग्जिस्ट। ध्यान से सुनना, आपके डिफरेंसेस आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट्स 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। मेड फ्रॉम, ये किससे बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं आपके नॉन मेटल्स से, ठीक है। पहला पॉइंटर क्लियर हुआ, मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, और यहां पे प्योरली नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, यहां पे नॉन मेटल्स होते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज आयंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज आयंस, और यहां पे दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है, यहां पर देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल से नॉन मेटल पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे एग्जिस्ट एज आयंस। नॉन मेटल्स के बीच में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एंड हेंस दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो कंपाउंड्स है ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, Na1 प्लस Cl1 माइनस, Na1 प्लस Cl1 माइनस, Na1 प्लस Cl1 माइनस, Cl1 माइनस Na1 प्लस, Cl1 माइनस Na1 प्लस, Cl1 माइनस Na1 प्लस। तो ये आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं, जहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को, एंड दे एग्जिस्ट एज आयंस, कटायंस एंड अनायंस। ये वाला जो हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल Na1 प्लस और Cl1 माइनस हमारे पास है, राइट, ये ऐसे आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं वन फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। ये बिल्कुल आपके क्लास 11th के बेसिक्स को डेवलप कर रहा है, इवन आपके 10th के बेसिक्स आपको क्लियर करके दे रहा है। वन फॉर्मुला यूनिट, ऐसे ये भी एक फॉर्मुला यूनिट, ये भी एक फॉर्मुला यूनिट। आप NaCl का फॉर्मुला लिखते हो ना, NaCl, तो NaCl में क्या है, Na1 प्लस Cl1 माइनस आयंस है, और ऐसे बहुत सारे कटायंस एंड अनायंस है। इस एक एंटिटी को फॉर्मुला यूनिट कहते हैं। ऐसे अगर हम मॉलिक्यूल्स की यहां पर बात करते हैं, ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, 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 और ये H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। दिस विल बी कॉल्ड एज द कोवेलेंट कंपाउंड, एंड दिस सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड, and ionic compound exists as ions, covalent compound exists as molecules। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। डिफरेंस समझ में आया, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यहां पर मेटल्स एंड नॉन मेटल से बनते हैं, ये सिर्फ नॉन मेटल से बनते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये कटायन बन जाता है या अनायन बन जाता है। तो आयंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आयंस हमारे पास होते हैं कैटायन, कटायन एंड अनायन।
ये हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं. सो Na1 प्लस Cl1 माइनस Na1 प्लस Cl1 माइनस Na1 प्लस Cl1 माइनस Cl1 माइनस Na1 प्लस, ऐसे करके आयंस हमारे पास है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द आयनिक कंपाउंड. इट एग्जिस्ट एज आयंस. दिस इज कॉल्ड एज वन फॉर्मूला यूनिट. सिमिलरली ये हमारे पास क्या है? H2O कंपाउंड एंड इंडिविजुअल एंटिटीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. क्लियर? वाह, क्रेजी, बहुत बढ़िया बेटा. चलो, तो नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स. फिजिकल स्टेट इनकी क्या हो सकती है? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है, वो आपको सॉलिड में मिल जाएगा. आपको H2O लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा. आपको H2O गैसियस स्टेट में भी मिल जाएगा. कोवेलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है हमारे पास. CO2 गैस आपको सॉलिड स्टेट में मिलती है. इसको आप बोलते हैं ड्राई आइस. आपने नाम सुना होगा इसका, ड्राई आइस बोलते हैं इसको. सिर्फ आइस बोलते हैं. ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे हाथ को गीला नहीं करती है, सीधा उड़ेगी और गैस बन जाएगी. ऐसे CO2 गैस हो गया ये. तो कामना करता हूं छोटी छोटी बात आपको समझ में आ रही है. द एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड इवन गैस. तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों 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 ऐसा क्यों है? कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, दीज आर पुअर 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 कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट ब्रेक इनटू आयंस. आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर एसिड्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हमारे पास है ये HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी तो नॉन मेटल से मिलकर बना है. तो ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट दिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं. H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में टूट जाते हैं. तो बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज वो आयंस में नहीं टूटते हैं. एक्सेप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर एसिड जो कि आयंस में टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. ऑलराइट, लास्ट 2 पॉइंटर्स, वेरी सिंपल. फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ पॉइंट, सबसे पहला, जनरली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर. यानी कि अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ज्यादातर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर जाते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर लाइक पेट्रोल, है ना, इथेनॉल, है ना, केरोसिन एटसेट्रा. तो ये ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ज्यादातर ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करते हैं. बट अगेन एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट. जैसे कि चीनी जो है C12H22O11, ये कोवेलेंट कंपाउंड है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल है, कोवेलेंट कंपाउंड है. शुगर जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती है. अब इनकी सॉल्युबिलिटी के पीछे क्या रीजन है वो क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर्स में, क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा. कामना करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, इथेनॉल, केरोसिन एटसेट्रा. इनसॉल्युबल इन वाटर. एक्सेप्शन अगेन एग्जिस्ट कि शुगर जो है पानी में घुल जाती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो एज कंपेयर टू रिलेटिवली लो एज कंपेयर्ड टू आयोनिक कंपाउंड्स. यानी कि आयोनिक कंपाउंड से जो यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दे आर रिलेटिवली लो, या ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. किसके रिस्पेक्ट में आपने बोला लो है? आयोनिक कंपाउंड्स के हाई है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो है. यह बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट बैठनी चाहिए. मैं रिलेटेड इससे एक होमवर्क आपको अभी देता हूं. तो सीधी सी बात, एक रिवीजन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स सहसंयोजक यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे. किससे बने होते हैं? नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे डोंट ब्रेक इनटू आयंस, दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास रहेगा। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जनरली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, जैसे फॉर एक्सेप्शन इसका यह है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो एक्सेप्शन है शुगर इन वाटर इज सॉल्युबल। शुगर इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर लिख दीजिए, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक है। और रिलेटिवली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब यहां पर एक सवाल आता है जो आपको आंसर करना है इन होमवर्क, यू हैव टू आंसर दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस, थिंक, सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं आपको, इसलिए सोचो। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्या इनका कोवेलेंट बॉन्ड वीक है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है? तो इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है जी। ये दो आंसर्स आपको लेकर आने हैं। ये सवाल हम लोग प्रीवियस ईयर के एक सवाल को सॉल्व करते हैं, आइए मेरे साथ कीजिए। कार्बन कंपाउंड्स are good conductors of electricity, bad conductors of electricity, have strong forces of attraction between their molecules, have weak forces of attraction between their molecules। ये भी ज्यादा बेटर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे जब आप इस चीज को रिसर्च करेंगे। देखिए इस चीज को अगर आप रिसर्च कर लेंगे ना, once you will do the research on this, तो आपको इसको ज्यादा सही आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पे छुपा है। इसका आंसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स में छुपा है। तो अगर आप इसकी रिसर्च करोगे तब आपसे यह सवाल अच्छे से होगा। तो इसको जल्दीबाजी में मत करो। वंस यू विल डू अ रिसर्च ऑन दिस कि सुनील भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वीक है, स्ट्रांग है, तो यू विल डेफिनेटली लैंड टू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए डन है। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आई लिख दीजिए फटाफट से। अच्छा सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, देखते हैं एक बार। ठीक है, नाइस अटेम्प्ट, गुड, नाइस अटेम्प्ट। बट मैं चाहूंगा कि पहले आप ये सर्च करो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो वीकर है क्या। अगर एक बार आप वो सर्च कर लोगे तो फिर हम लोग एकदम सही डायरेक्शन पे रहेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके मिसकंसेप्शन पूरे क्लियर कर दूंगा। मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये बहुत मैटर करेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रिसर्च में। तो दिमाग लगा के सर्च करना कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है। जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है। एक विद इन द मॉलिक्यूल, एक बिटवीन द मॉलिक्यूल। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक ठीक, चलो एक बात बताओ, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? आप दोस्तों को स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? प्लीज आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन। अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? जो पॉसिबल चीजें आपको दिखती हैं आप बोल दो। इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देयर कैन बी मल्टीपल एनालॉजीज टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि हमें व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि हमें व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। अब देखिए इसके बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका थॉट प्रोसेस बड़ा कर सकूं, आपकी सोच को इंप्रूव कर सकूं। आपका बड़ा भाई हूं, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखोगे, है ना। जैसे कुछ बच्चों ने बोला मुझे व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, कुछ ने कहा हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसको एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि जिंदगी में आप बहुत कुछ अच्छा कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक गलती करेंगे तो लोग आपकी एक गलती को हाईलाइट करेंगे। ध्यान से सुनना, अभी जिन्होंने ब्लैक बोला मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा। अभी मैं आपको भी बताऊंगा कि आपके पर्सपेक्टिव को कैसे सही साबित किया कर सकता है। सही कैसे साबित कर सकते हैं हम किसी भी चीज को, या मतलब
क्या थॉट प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों को यहां पे एक सफेद बैकग्राउंड दिख रहा था, कुछ बच्चों को यहां पे काला डॉट दिख रहा था। अब पहली एनालॉजी हमारे पास ये है कि जिंदगी में हम कितना अच्छा करें, अगर हमने एक गलती करी तो वो एक गलती हाईलाइट हो जाती है। हम कितनी मेहनत करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक गलती हाईलाइट हो जाती है। इसकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास क्या है? दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये भी तो हो सकती है कि संसार में, कलयुग में इतने गलत लोग हैं और कुछ ही सही लोग हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि संसार गलत लोगों से भरा हुआ है और बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर आज भी दान करने का भाव है, चीजें दान करना चाहते हैं। ये दान करने वाले लोग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा हड़पने वाले लोग हैं, है ना। अब सेम सिनेरियो के हमने दो स्टोरीज क्रिएट करी। मैं चाहता हूं अपनी एक स्टोरी और क्रिएट करो इससे रिलेटेड। जैसे मैंने दो स्टोरीज क्रिएट करी। पहली स्टोरी मैंने क्या क्रिएट करी, आप कितनी भी मेहनत करिए वो नहीं दिखेगा, जो आपने गलत किया वो दिखेगा। दूसरी स्टोरी मैंने क्या क्रिएट करी, संसार बुरे लोगों से भरा हुआ है, अच्छे लोग कम है। एक बार ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, एक बार ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने स्विच कर दिया। तो इसमें हम लोग एक कंसेप्ट बताते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब देखिए, ये नजर की बात है, ये सोच की बात है। मैंने इसी चीज को दो तरीके से सोचा। समाज में हर कोई अलग अलग अपने तरीके से सोचता है, तो इसीलिए हम कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। इसी बात को अगर मैं देखता हूं तो मैं ये बोलता हूं मेरी इतनी मेहनत थी, उसमें एक मैंने गलती करी, संसार को ये नजर आई, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव था। मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूं, ये बुरे लोग हैं और ये अच्छे लोग हैं संसार में। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होती है उसी प्रकार की हमें सृष्टि नजर आती है। ये बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट या फाउंडेशनल कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल कंसेप्ट्स। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपकी वैसी सृष्टि होगी। आप सोचेंगे आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, आप कहेंगे सही हो रहा है तो सही हो रहा है। इफ यू आर ग्रेटफुल दैट मीन्स इट्स फाइन, आपको और चीजें मिलेंगी। बट इफ यू विल सी, ये मुझे गिरा रहा है, ये मुझे ये कर रहा है, वो मुझे वो कर रहा है, वो मुझे वो कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे ये कर रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये बातें मैं आपको क्यों बताता हूं पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है जिंदगी जीने के लिए ये सारी बातें काम आएगी, और पढ़ाई की एक भी चीज आपके काम नहीं आएगी। इस सच को जितना जल्दी आप कबूल कर लेंगे आपके लिए अच्छा है, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए अच्छा है। जिंदगी जीने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ना कि आपके नंबरों की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अपने माता पिता से पूछिए वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, पैसा कमाने का जरिया क्या है। मुझे नौकरी मत बोलना, क्योंकि अगर तुम नौकरी बोलोगे कि अरे मेरे मम्मी पापा तो कोई ऐसा छोटा मोटा काम, पहले तो काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, बट मेरे मम्मी पापा बोलते कि तुम नौकरी करो, तो नौकरी भी नंबर से नहीं स्किल से मिलती है। तो अब जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, स्किल्स आएगी, इंपॉर्टेंट है ना। जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, तो ये सारे व्यवहारिक ज्ञान के अंडर में आती हैं बातें, बहुत जरूरी है। आपके पास सही डायरेक्शन होगा तभी मेरे दोस्तों आपका एफर्ट चैनलाइज्ड होगा और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, सॉरी, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये जो बुक है इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। स्टिल अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस पर्टिकुलर बुक। स्टिल दिस इज अ बेस्ट सेलर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। जैसा मैं कहता हूं एसबी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्थी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।